So today we are going to begin our third book for class 12th, and third book is Analysis of Financial Statements. और इस बुक के अंदर बेसिकली क्या क्या नॉलेज है वो मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना तो हमने सीख लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कैसे करी जाती है? जो चीज हो चुकी है उसको हमने कंपेयर करा, एक्सपेंस कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, प्रॉफिट आया, लॉस आया, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशंस कैसी हैं। ठीक है, अब उनको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? हमने यहाँ पर इंटरप्रिटेशन देनी है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? सपोज अ बिजनेस हैज इन्वेस्टेड, वी हैव इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस 10 लाख रुपीज, और उसपे हमें प्रॉफिट हो रहा है 80,000 रुपए। तो प्रॉफिट है, ये तो अच्छी बात है, प्रॉफिट है, दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन क्या हम एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एज पर मार्केट ट्रेंड? इस बात को हमने एनालाइज करना है। हमने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, हमारे ऊपर उधार चढ़ा हुआ है 7 लाख रुपए का। क्या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में 7 लाख का उधार अप्रोप्रिएट है? ये हमें एनालाइज करना है। तो इसी के लिए हम कुछ कंपेरेटिव कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कुछ टूल्स यूज करते हैं जिनका नाम है टूल्स फॉर एनालिसिस। ठीक है, जिसमें से 4 टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, और बेसिकली दो जो टूल्स हैं उस पर हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, वी हैव 4 टूल्स। फर्स्ट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इट इज लाइक दैट, दो बच्चों को आपस में कंपेयर कर लो, या दो बिजनेस को आपस में कंपेयर करो। तेरी सेल कितनी, मेरी सेल कितनी, तेरा प्रॉफिट कितना, मेरा प्रॉफिट कितना। या एक ही बिजनेस को उसके करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर ये जो टूल है, हम कंपैरिजंस करते हैं। ये कंपैरिजंस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, इंटर फर्म में हम एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके फाइनेंशियल्स को बी लिमिटेड से कंपेयर करते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। लाइक ए लिमिटेड का टर्नओवर है 1 लाख रुपए और बी लिमिट का टर्नओवर है 1.5 लाख रुपए, तो बी लिमिट का टर्नओवर 50% ए लिमिटेड से ज्यादा है। लाइक दैट वी कंपेयर। लेकिन अगर ये इंट्रा फर्म कंपेरिजन होता है तो हम क्या करते हैं, एक ही कंपनी होती है ए लिमिटेड, उसका हम 2021 और 2020 कंपेयर कर लेते हैं। भाई 2021 में तूने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, तो 2 लाख 21 में 2021 में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 2020 में 80,000 का प्रॉफिट था, हम 20,000 ग्रोथ पर हैं। ठीक है, इसका मतलब 25% हमने प्रॉफिट ज्यादा कमाया है। तो इट इज लाइक दैट वी मेक कंपेरिजंस। तो ये हमारा इजी पार्ट ही है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हमें गिवन होती हैं, जो बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन होता है, उसको कंपेयर करते हैं। सेकेंड टूल इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, यहां पर हम अपने कॉमन बेस सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक सेल्स। और सेल्स को बेस लेकर, सेल्स को एक कॉमन, सेल्स इज द कॉमन साइज। अब हमारी सेल के हिसाब से हम बाकी सारी चीजों को कंपेयर करते हैं। लेट से अगर सेल हो रही है 10 लाख, तो हमारा परचेज कितना है? परचेज लेट से 8 लाख है, तो दैट विल बी 80% ऑफ सेल्स। हमारी वेजेस हैं 2 लाख की, तो दैट इज 20% ऑफ सेल्स। हमारे टैक्सेस हैं 50,000 के, दैट विल बी 5% ऑफ सेल्स। इट इज लाइक दैट। तो हम एक कॉमन बेस सेलेक्ट करते हैं और बाकी सारी चीजों को उस कॉमन बेस से कंपेयर करते हैं कि भाई सेल इतनी है, तो हमारी बाकी सारी चीजें उसका कितना परसेंट है। या फिर बैलेंस शीट के अंदर हम टोटल एसेट्स को बेस ले लेते हैं। वी विल डू इट लेटर। अभी मैं सीधा अपने मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, और वो मुद्दा क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज। थर्ड टूल फॉर एनालिसिस इज अकाउंटिंग रेशियोज। यहाँ पे हम हमारे अकाउंट्स की फिगर्स को एक दूसरे से कंपेयर करके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं,
और देखते हैं कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की हालत क्या है। ठीक है, बिजनेस अच्छा चल रहा है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, हमारी बिजनेस ग्रोथ पे है या फिर दिक्कत आने वाली है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो रेशियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियोज का मतलब क्या होता है? इट इज अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब कोई भी आप दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, लेट से एक्स का वेट है 100 किलो और वाई का वेट है 50 किलो, तो इनका कंपैरिजन क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया 2:1। इसका मतलब एक्स इज ट्वाइस ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरह के कंपैरिजन से हम अपने इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। फोर्थ, फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है कैश। तो बिजनेस में कैश का फ्लो क्या चल रहा है? इफ अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, तो क्या उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी भी उतनी होगी? लेट से मेरे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करा 10 लाख रुपए, तो क्या इसका मतलब क्या है मेरे पास कैश भी 10 लाख होगा? नो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमारे पास जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कितना कितना पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। कैश के फ्लो को हमें देखना होता है। तो दिस इज द टूल फॉर एनालिसिस। जब हम करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आगे चलते हैं हम सीधा अकाउंटिंग रेशियोज को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके यूटीज में आने वाला है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड इज सॉल्वेंसी रेशियोज, थर्ड इज एक्टिविटी रेशियोज या फिर टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं इनको हम, एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे पास वी हैव करंट रेशियो, सबके अपने अपने पर्पस हैं। सेकंड इज क्विक रेशियो, थर्ड इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, ये बुक के अंदर शायद ना भी हो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर सॉल्वेंसी इज फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये। डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, और क्या था, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अगर कुछ स्किप हो जाए तो आप बता सकते हैं। फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, थर्ड इज एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज के अंदर वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली जो मुझे याद है मैं अब लिखवा रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में वी हैव नेट प्रॉफिट रेशियो, जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देन वी हैव ऑपरेटिंग रेशियो, देन हमारा आएगा रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, सो आप इनकी लिस्ट बना लो, बेसिकली यही रेशियो है, अगर एक आधा कोई स्किप हो गया तो हम कर लेंगे उसको कवर अप। कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखिए, when we talk about the financial position of the business, तो हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन में वी हैव two things to be discussed. First is profitability. Second is solvency. Profitability का मतलब क्या होता है? Ability to earn profits. और solvency का मतलब क्या होता है? Ability to pay liabilities. ठीक है? And one more thing we are going to discuss, that is efficiency. Ability to maximize profits with limited resources या with available resources. That is called efficiency. ठीक है, तो हम ये तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंसी पोजीशंस के बारे में। जो सॉल्वेंसी पोजीशन होती है वो बिजनेस की लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में ही अलग होती है। ठीक है, तो लॉन्ग रन की जब हम सॉल्वेंसी पोजीशन टेस्ट करते हैं तो इन दैट केस वी चेक लिक्विडिटी रेशियोज। उसके लिए लिक्विडिटी रेशियोज बने हैं, मतलब कभी भी आपसे कोई पूछता है कि आपका शॉर्ट रन के अंदर बिजनेस कैसा चल रहा है, लायबिलिटी को पे कर पाएगा या अपने रूटीन लायबिलिटीज को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए वी चेक लिक्विडिटी रेशियोज। एंड अगर लॉन्ग रन में आपने देखना है कि बिजनेस अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज रखता है नहीं रखता, वी चेक सॉल्वेंसी रेशियोज। उसके लिए हम सॉल्वेंसी रेशियोज टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज। इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कह सकते हैं, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, दीज रेशियोज इंडिकेट्स ability of a business to meet its short term liabilities या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि क्या आपके पास इतने रिसोर्स हैं आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर पाए। इसके अंदर पहला रेशियो है हमारा करंट रेशियो, जो कंपेयर करता है आपके पास कितनी करंट एसेट्स हैं टू पे करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लेट से मेरे पास 5 लाख की करंट एसेट्स हैं और मेरी लाइबिलिटीज है 2 लाख, तो द रेशियो विल बी 2.5:1। मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 2.5 रुपए की करंट एसेट्स हैं। सो आई एम एट अ बेटर पोजीशन। ठीक है, मेरी सिचुएशन अच्छी है। इसका आइडियल रेशियो जो होता है दैट इज 2:1। आइडियल रेशियो दैट इज 2:1। मतलब अच्छा माना जाता है कि आपके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए 2 रुपए की एसेट्स हैं तो। ठीक है, सेकेंड रेशियो इज क्विक रेशियो। ये सिर्फ फॉर्मूला समझना ही सफिशियंट नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। क्विक रेशियो कहता है इफ करंट लाइबिलिटीज आर टू बी पेड इंस्टेंटली। ठीक है, बहुत क्विकली पे करना है उनको, तो हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स होते हैं। देन हम करंट एसेट सारी नहीं इंक्लूड कर सकते, हम देखते हैं हमारे पास क्विक एसेट्स कौन सी है जो करंट एसेट से भी जल्दी हमें पैसा दे दे और उनसे हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर दें। लेट्स से मेरे पास 4 लाख की क्विक एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटी है 2 लाख की, द रेशियो विल बी 2:1। ठीक है, और इसका जो आइडियल रेशियो होता है दैट इज 1:1। 1:1 होना चाहिए।
ठीक है, अब समझना हमने ये है। अच्छा, एक और चीज, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर आज ही हमें कैश से पेमेंट्स करनी पड़ जाए अपनी लाइबिलिटीज की, तो इन दैट केस हमारे पास कितनी कैश की अवेलेबिलिटी है। फॉर दैट वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियोज। इसके अंदर हम कंसीडर ही करते हैं सिर्फ कैश और कैश से के इक्विवेलेंट चीजों को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहां पर हमने बेसिकली समझना क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि करंट एसेट्स क्या होती है, कौन सी एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। तो पहले ये समझेंगे, एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year। ऐसी एसेट्स जो हमारे पास ज्यादा 1 साल से ज्यादा नहीं रहने वाली। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 year, तो ऐसी एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही मतलब डेफिनेशन हो इसकी। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो जिससे हम करंट एसेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसी एसेट्स जो हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं वो तो करंट एसेट्स है ही है। सेकेंड थिंग, एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब यहां मैंने क्या लिखा, ऊपर लिखा था 1 year और नीचे क्या लिखा है, ऑपरेटिंग साइकिल। और यहां लिख रहा हूं विच एवर इज लेटर, या विच एवर इज, हाँ विच एवर इज लेटर ही ठीक है। हम देखते हैं कि ऐसी एसेट जो 1 साल या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा नहीं चलने वाली, उससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी करंट एसेट्स है। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो बस आपने ये याद रखना है कि जो पीरियड होता है वो 12 महीने भी हो सकता है या ऑपरेटिंग साइकिल भी हो सकता है, दोनों में से ज्यादा वाला लेना है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल को अगर हम बहुत छोटे शब्दों में समझें, कम वर्ड्स के अंदर, तो यही होगा कि जब हम बिजनेस की ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इनिशिएट करते हैं, ठीक है, तो हम रॉ मटेरियल से करते हैं। ये रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद बिक जाता है, सेल होती है, उसकी डेटर्स बनते हैं, डेटर्स से फिर कैश आ जाता है, फिर हम कैश से दोबारा रॉ मटेरियल ले लेते हैं। तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, और यही रिपीट होती रहती है बार बार। लेट से अगर मैंने बिजनेस शुरू करा 2 लाख रुपए से, तो क्या मुझे हर महीने 2 लाख लगाने, नहीं, एक बार 2 लाख लगा दी, वो रोटेट होता रहेगा। तो जितने टाइम में वो मेरी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने एक दुकान खोल दी कपड़ों की, 2 लाख रुपए का उसमें सामान डाल दिया। ठीक है, अब 2 लाख का सामान डाला, 10,000 रिकवर होने लग गए, फिर 20,000 रिकवर हुए, 30,000 रिकवर हुए, तो जितने टाइम में वो रिकवरी स्टार्ट होने लग जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। कई बिजनेस है जिनका जो पैसा आज लगाते हैं लेकिन 5 साल बाद पैसा मिलना शुरू होता है, तो उनकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ी होती है। जैसे कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं डीएलएफ वाले, उनको 10-10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं प्रॉपर्टीज बनाने में, उसके बाद उनका वो बिकना शुरू होता है, पैसा आना शुरू होता है। तो उनकी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी होती है, तो उनके लिए करंट एसेट्स का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल नहीं होता, वो ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज मोर देन अ ईयर। ठीक है, तो ऐसी एसेट जो आप 1 साल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी दोनों में से बड़ा है, उस टाइम तक के लिए रखते हैं, तो वो आपकी करंट एसेट है। उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर आपके बिजनेस में रहने वाली, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स में आ गई, करंट एसेट्स में नहीं आई, वो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स है। ठीक है, और एनीथिंग, एनी एसेट विच इज कैश, विच इज कैश और इक्वल टू कैश, ऐसी कोई भी एसेट जो कैश है, कैश के इक्वल है, वो आपके लिए क्या है, करंट एसेट्स हैं। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, करंट एसेट्स के एग्जांपल्स तो आपको अच्छे से पता ही होंगे। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, डेटर्स, या पहले ऐसा करता हूँ एग्जांपल लिखा हूँ, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल, accrued इनकम्स,
इनकम्स और क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, बीआर, एक्रूड इनकम्स, कैश, बैंक बैलेंसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टॉक, सॉरी स्टॉक भी आ गया इसके अंदर। अच्छा। तो ये हमारी सारी करंट एसेट्स हैं, ज्यादा टाइम के लिए होती नहीं है, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ही होती है। स्टॉक भी है जो जल्दी जल्दी सेल आउट हो जाता है हमारा, ठीक है, हम इसको ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखते, हमारी इंटेंशन नहीं होती रखने की। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो यू मे आस्क। अब देखिए, मैं इनके टेस्ट लेता हूँ, आप बताएंगे कि कोई करंट एसेट है या नहीं है। सबसे पहली चीज, डेटर्स। मेरे कुछ डेटर्स हैं, डेटर्स हैं 2 लाख रुपए के। ठीक है, इनका जो पीरियड ऑफ रिकवरी है, जितने टाइम में ये मुझे पैसा देंगे, वो है 8 मंथ्स। ठीक है, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब आज मैं देखूं कि भाई मैंने जो पैसा लगाया वो कितने टाइम में रिकवरी दे देता है वो मुझे, दैट इज 14 मंथ्स। तो बताओ, ये एसेट करंट एसेट होगी, हाँ या ना? आपके होगी। आंसर्स क्या है? करंट एसेट है। यस। ठीक है, क्योंकि यस सर। हम क्या लेते हैं, 1 ईयर और 14 मंथ्स, तो ये 8 महीने तो दोनों के अंदर ही आता है। ठीक है, दोनों को एक्सीड नहीं करता। अब 2 लाख रुपए लेने हैं और ये 2 लाख रुपए मुझे देगा 13 मंथ्स में। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 8 मंथ्स। तो क्या मैं इसको डेटर्स को करंट एसेट्स में लिखूं या ना लिखूं? नो। इट इज अ करंट एसेट और नॉट? नो, इट इज नॉट अ करंट एसेट, नॉन करंट एसेट हो गया। कारण क्या है, डेटर्स मुझे देंगे पैसा 13 मंथ्स में। ठीक है, मुझे क्या देखना होता है, 1 ईयर और 8 मंथ्स, विच एवर इज लेटर, तो 12 महीने को क्रॉस कर गया। दिस शुड नॉट एक्सीड 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ये दोनों को ही क्रॉस कर रहा है तो ये नॉन करंट में चला जाएगा। ये डोर बंद कर देने वाला। अब डेटर्स जो टाइम लेंगे पैसा देने में, वो लेंगे 15 मंथ्स, वो कहते हैं हम तो 15 महीने पैसा देंगे, और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ्स की। तो क्या आपके डेटर्स का पीरियड दोनों को क्रॉस कर गया? यस, ये दोनों को क्रॉस कर गया, तो ये क्या बन गया, नॉन करंट एसेट में चला गया, करंट एसेट की डेफिनेशन में नहीं आया। डेटर्स टाइम ले रहे हैं 20 मंथ्स और की ऑपरेटिंग साइकिल है 23 मंथ्स। अब बताइए, क्या ये करंट एसेट होगा या नॉन करंट एसेट? करंट एसेट। ये करंट एसेट में आ गया। कारण क्या है, क्योंकि 20 मंथ्स 12 महीने को तो क्रॉस कर गया, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ही आता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, इट इज नॉट एक्सीडिंग ऑपरेटिंग साइकिल, इट इज एक्सीडिंग 12 मंथ्स, बट इट इज नॉट एक्सीडिंग 23 मंथ्स। क्लियर है? ये सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है करंट लायबिलिटीज को डिफाइन करने में। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? ये भी हमारी रूटीन लायबिलिटीज हैं, जो हमारे बिजनेस की रूटीन नेचर से, रूटीन एक्टिविटी से जनरेट होती है, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज पेबल विद इन अ शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, वही जो करंट एसेट के लिए था, 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज लेटर। और विद इन इनके आ गई तो ये करंट लायबिलिटी है, अगर इनको क्रॉस कर गई तो वो नॉन करंट आ जाएगी। ठीक है, विच एवर इज लेटर। ठीक है जी। तो अब करंट लायबिलिटीज पे क्या क्या आता है, कौन कौन सी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में आती हैं, मैं इनके एग्जांपल से देता हूँ, लेकिन फिर भी जब इनका टेस्ट करने के लिए कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, बिल्स पेबल आ जाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी होती है जो हमें पे करनी होती है। ठीक है, और क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म एडवांसेस आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। अब इसका भी हम टेस्ट कर लेते हैं। मेरे कुछ क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए के,
इनको मैंने पेमेंट करने के लिए टाइम मांगा तो इन्होंने मुझे 15 मंथ्स का टाइम दिया। ठीक है, मैं इनको 15 महीने बाद पेमेंट कर सकता हूँ। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ्स है। बताओ ये करंट लायबिलिटी में आएगा नॉन करंट में? नॉन करंट। ठीक है, ये नॉन करंट में आ गया। कारण क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये 15 मंथ्स जो है इट इज अ लॉन्गर पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ की और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये दोनों को क्रॉस कर गया, तो ये नॉन करंट में चला गया। ठीक है, 20 मंथ्स वाला रिपीट करता हूँ, अभी मुझे ध्यान नहीं क्या था। अब मेरे क्रेडिटर्स जो हैं, अब जो मेरे क्रेडिटर्स हैं उनका टाइम पीरियड है 16 मंथ्स और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 20 मंथ्स। तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा नॉन करंट में आएगा? करंट। करंट लायबिलिटी में आ गया। ठीक है, अच्छा अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल गिवन ही नहीं है, ये दिया हुआ है 13 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल गिवन ही नहीं है, तो 12 मंथ्स ही लेंगे आप फिर, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया कि व्हेन वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग समथिंग, हमने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल से हमने गुड्स बनाए, गुड्स बनाने के बाद उसको बेचा, बेचने के बाद फिर पैसा आया, तो एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है, रोटेट हो जाता, होने लग जाता है पैसा। ठीक है, बार बार वही पैसा रोटेट होता है, हमें कुछ एडिशन नहीं लगाना पड़ता, तो वो पीरियड जो होता है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, जनरली 3-4 महीने में रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं जिनका पैसा रोटेट होना बहुत बाद में शुरू होता है। जितनी भी जो भी बिजनेस हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट जनरेट करते हैं, तो जैसे गाड़ियों का बिजनेस हो गया। ठीक है, तो गाड़ियों के बिजनेस में भी गाड़ी बनने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसको बिकने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे प्रॉपर्टीज का अगर किसी का काम है तो प्रॉपर्टी बनने में टाइम लगता है, उसको फिर बिकने में बहुत टाइम लगता है। तो उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है बहुत लंबी लंबी होती है। ठीक है, अभी तक किसी चीज में कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वाइल डूइंग क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई वर्किंग कैपिटल क्या होती है, या आपको क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल गिवन होती है, यू शुड नो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट बनाई हमने, बैलेंस शीट पता ना, ये वाली नॉर्मल वाली कंपनी वाली बैलेंस शीट में बात ही नहीं कर रहा। बैलेंस शीट में क्या आता है? कैपिटल आती है, 20 लाख रुपए लेट से कैपिटल है। अब मैंने 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, इससे मैंने कुछ फिक्स एसेट्स ले ली। मैंने बिजनेस शुरू करा, फिक्स एसेट्स ली मैंने, लेट से 12 लाख रुपए की। ठीक है, अब मेरे बिजनेस के अंदर बच कितना गया पैसा? 8 लाख रुपए बचा हुआ है। क्या मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा हाथ में होना चाहिए, कुछ रिसोर्सेज हाथ में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, उन्हीं को मैं बोलता हूँ करंट एसेट्स। ठीक है, तो मेरे पास कितने की करंट एसेट्स है? 8 लाख रुपए की। राइट, 20 लाख मैंने कैपिटल लगाई थी, 12 लाख की मैंने फिक्स एसेट ले ली। तो बिजनेस को चलाने के लिए मशीनें, फिक्स एसेट क्या होती है? लॉन्ग टर्म एसेट्स। दुकान ले ली, मशीनें ले ली, ठीक है, इक्विपमेंट्स ले लिए। तो जब मैं बिजनेस के रूटीन खर्चे चलाऊंगा तो, या रूटीन एक्टिविटीज चलाऊंगा, तो मेरे को, मुझे फिक्स एसेट्स छोड़ना पैसा देंगे, लो भाई इतने पैसे जाओ कुछ सामान ले आओ। कुछ पैसा मुझे स्टॉक में लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा अपनी जेब में रखना पड़ेगा, कुछ पैसा मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, माल बेचूंगा, वो पैसा आने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी मुझे अपने पास स्पेयर मनी रखनी पड़ेगी कि भाई माल बेचूंगा, पैसा तो बाद में आएगा, लेकिन मेरे पास तो पैसा होना चाहिए। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा होता है ना, जो बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए पैसा होता है, रन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो होती है हमारी करंट एसेट्स। और इन करंट एसेट्स को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, द पार्ट ऑफ कैपिटल विच कीप्स ऑन ऑपरेटिंग। ठीक है, विच ऑपरेट्स अ बिजनेस। ठीक है, विच हेल्प्स इन रनिंग ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस और रनिंग एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। तो कभी भी कोई पूछेगा कि बिजनेस की वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? करंट एसेट्स। ठीक है, अब देखिए कुछ मेरे ऊपर लायबिलिटीज भी हैं, लेट से 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज भी हैं, तो मेरी करंट एसेट्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फंडिंग मिली है मुझे, कुछ क्रेडिटर्स ने मुझे उधार दे दिया। ठीक है, किस चीज के लिए? माल के लिए उधार दिया, और वो माल कहाँ पड़ा हुआ है? करंट एसेट्स में पड़ा हुआ है। तो वो जो 2 लाख रुपए करंट लायबिलिटी में वालों ने मुझे दिया, तो वो करंट लायबिलिटी का ही जो पार्ट है वो मेरा करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड है। तो मेरी करंट एसेट्स अब कितनी की होगी? 10 लाख रुपए की होगी। ठीक है, लेकिन जब मेरे से कोई पूछेगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, तो मुझे तो 8 लाख की आंसर देना है, तो वर्किंग कैपिटल का आंसर क्या हो जाएगा?
In that case, I will use this formula current assets minus current liabilities. मैं 10 लाख की एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को एक्सक्लूड करके दिखाऊंगा, तो मेरी बिजनेस को चलाने के लिए जितनी कैपिटल मेरी करंट एसेट्स में पड़ी हुई है वो है 8 लाख रुपए, एंड दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. इज दैट क्लियर? मैं जितना बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया. द पार्ट ऑफ कैपिटल which is engaged in routine operations of a business, कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में तो यही होगा. जो बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस के लिए हमने एंगेज कर रखी है कैपिटल, दैट इज कॉल्ड